ओके, लेट्स स्टार्ट देन। लोग आते जाएंगे तो अपन रिपीट कर देंगे थोड़ा उनके लिए। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, ऑर्डर 38 है सीपीसी का। इससे पहले हम लोगों ने 37 डिस्कस किया था, उसमें किसी को कुछ डाउट है समरी प्रोसेस के बारे में? मैम 37 में एक डाउट था। हाँ बताओ। मैम उसमें रूल 3 का 4th सब क्लॉज किस चीज की बात कर रहे हैं? है मैम। हेलो हाँ प्रणव बोलो बेटा। मैम इसमें ऑर्डर 37 में रूल 3 का 4th क्लॉज है मैम। हाँ, क्या समझ में नहीं आया उसमें? मैम उसमें ये समझ में नहीं है मैम, जब जजमेंट का मैम समन दिया जाएगा मैम, उससे पहले प्लेंटिफ को भी एफिडेविट देना पड़ेगा। नहीं, प्लेंटिफ को एफिडेविट नहीं देना। प्लेंटिफ ने तो वहां पे अपना प्लेंट फाइल किया था, उसके बाद डिफेंडेंट को समन गया था, समन फॉर एंटरिंग एन अपीयरेंस। और उसके बाद जब डिफेंडेंट अपीयर हुआ था, उसने नोटिस दिया था, उसके बाद प्लेंटिफ जो है उसको समन दे रहा है, एफिडेविट प्लेंटिफ नहीं देगा। उसके बाद अगर डिफेंडेंट को वहां पे ही वांट्स टू एंटर इनटू डिफेंस का मोड, तो वहां पे उसको एफिडेविट देना है और वहां पे डिफेंस के लिए उसको मेंशन करना है कि वो किस पॉइंट पे सूट को डिफेंड करना चाहता है। तो एफिडेविट जो है वो डिफेंस की तरफ से आएगा, प्लेंटिफ की तरफ से नहीं आएगा। इज इट ओके ओके? मैम। चलो ठीक है, लेट्स ओके मैम। स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक नाउ। ये टॉपिक है हमारा ऑर्डर 38 का है, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको एग्जीक्यूशन ध्यान है। जब हम लोगों ने एग्जीक्यूशन के टाइम पे अरेस्ट और अटैचमेंट के बारे में बात किया था कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में अगर इफ जजमेंट डेटर इज नॉट कंप्लाइंग विद द ऑर्डर्स, ही इज नॉट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री प्रॉपरली और वो उस चीज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो आप अरेस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और कोर्ट उसके अरेस्ट के लिए एक सिविल प्रिजन का एक जो कंसेप्ट वो हमने पढ़ा था वहां पे। तो वो कंसेप्ट आपको याद है? वो कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे जब वी वर टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, यानी कि डिक्री पास हो चुकी है, जजमेंट पास हो चुका था, उसके बाद का जो स्टेज था उसमें वी वर अप्लाइंग फॉर अरेस्ट ऑफ द पर्सन, द अदर पार्टी। बट हियर व्हाट द मेन पॉइंट इज कि अरेस्ट एंड अटैचमेंट ये दोनों चीजें जो हैं ये पेंडिंग द सूट ही हो रहा है, यानी कि बिफोर जजमेंट ही द प्लेंटिफ इज अप्लाइंग कि प्लीज अरेस्ट द डिफेंडेंट और अटैच द प्रॉपर्टी, अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिफेंडेंट। यहाँ पे इस स्पेसिफिक चीज को हम लोग ऑर्डर 38 में डील करते हैं। ऑर्डर 38 जो है सीधा वो इस चीज से, इन रूल्स जो है इसके सारे वो अरेस्ट और अटैचमेंट की बात करते हैं। तो ये अरेस्ट और अटैचमेंट जो है ये एग्जीक्यूशन के अरेस्ट और अटैचमेंट से स्टेजेस में डिफरेंट है। वो अरेस्ट और अटैचमेंट जो हमने एग्जीक्यूशन में पढ़ा था दैट वाज ऑन द स्टेज व्हेन द डिक्री वाज ऑलरेडी पास्ड एंड इट वाज इन एग्जीक्यूशन मोड। बट इन ऑर्डर 38 वी आर टॉकिंग अबाउट अरेस्ट एंड अटैचमेंट on the stage where judgment has not yet been passed। अभी सिर्फ सूट चल रहा है, जजमेंट पास होना बाकी है। और उसी सिचुएशन में पेंडिंग द सूट अगर प्लेंटिफ को लगता है कि किसी तरीके से डिफेंडेंट जो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा, या तो वो खुद लोकल जुरिसडिक्शन से बाहर जा रहा है या फिर अपनी प्रॉपर्टी कोई ऐसी है उसकी जिसको वो लोकल जुरिसडिक्शन से बाहर भेज रहा है, अगर मूवेबल है तो, या फिर इमूवेबल है तो ही इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ सम प्रॉपर्टी, तो जस्ट टू इंश्योर कि सूट में अगर डिक्री आ जाए तो उसके बाद उस डिक्री का एग्जीक्यूशन भी हो पाए ठीक से, इसीलिए अरेस्ट और अटैचमेंट बिफोर जजमेंट जो है इसका एक प्रोविजन रखा गया ऑर्डर 38 में। तो इसको हम इंटरिम मेजर भी कहते हैं कि सूट के दौरान एक ये इंटरिम मेजर, एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं जिससे कि हम सूट का जब फाइनल ऑर्डर आए उस टाइम पे हम लोग इस चीज को, सूट जो है वो इनफ्रक्चुअस ना हो, कुछ ना कुछ उसमें एग्जीक्यूशन हो पाए। यस I have included this in the second slide, I have included these points कि exactly क्या है इस ऑर्डर में, ऑर्डर 38 में। इससे पहले हमने देखा था वी हैव सीन द अरेस्ट एंड जजमेंट ऑफ जजमेंट डेटर एंड अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन परसुएंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं,
दिस हैपेंस बिफोर द जजमेंट इज पास्ड। तो इसकी क्या क्या ग्राउंड्स हैं, किस तरीके से किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें विल बी सीइंग इन दिस ऑर्डर 38 टुडे। तो इसमें टोटल देयर आर 13 रूल्स इन दिस ऑर्डर व्हिच टॉक्स अबाउट अटैचमेंट एंड अरेस्ट अटैचमेंट ऑफ defendant's property or defendant's arrest, and rule 1 to 4 it deals with arrest before the judgment, and rule 5 to 13 it talks about attachment before judgment. Attachment of movable property or immovable, both kind of properties can be attached under this order. तो अरेस्ट जो जजमेंट आने से पहले जो अरेस्ट हो रहा है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं कि where the defendant may be called upon to furnish security for appearance. दोनों केसेस में, चाहे अरेस्ट है चाहे अटैचमेंट है, इन दोनों केसेस में what happens is generally at first instance court calls the defendant by summon, or maybe if the situation is so grave they call them by warrant of arrest in this arrest ka situation, and court asks the defendant to furnish security for his appearance. और अगर वो अपनी सिक्योरिटी भी वहां पे सबमिट नहीं करता है, डिपॉजिट नहीं करता है, जो सिक्योरिटी कोर्ट ने उसको डिपॉजिट करने के लिए बोला है, सिर्फ उसी सिचुएशन में कोर्ट विल अरेस्ट द पर्सन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से तरीके के, वेट अ मिनट, हु इज दिस ब्लैक बर्ड? डज एनीवन नो ब्लैक बर्ड कौन है? फाइन। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अरेस्ट जो है उसके लिए ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं, कब कब प्लेंटिफ कैन अप्लाई टू द कोर्ट फॉर अरेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट, एंड इट व्हाट काइंड ऑफ सूट्स द अरेस्ट बिफोर जजमेंट कैन बी अफेक्टेड। सो एट फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, यानी कि कोई भी स्टेज हो सकती है सूट की, इट डजंट मैटर whether the prosecution evidence or maybe the plaintiff's evidence were done or not, maybe the issues were settled or not, maybe it could be of any stage. अब उस केस में वहां पे अगर प्लेंटिफ को लगता है तो वो वहां पे अप्लाई कर सकता है फॉर अरेस्ट ऑफ डिफेंडेंट. There is one exception to this. In what kind of cases, in what kind of suits arrest cannot be affected, and that is suits of the nature which are referred to in section 16 clause A to D. सेक्शन 16 किस चीज की बात करता है, किसी को याद है? सेक्शन 16 ऑफ सीपीसी क्या बात करता है? क्या सब लोग ऑन करके सोने चले गए क्या? ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करता है बेसिकली. ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मैम व्हाट? इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में. इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में. मैम प्लेस ऑफ सूइंग के बारे में. हाँ, प्लेस ऑफ सूट के बारे में बात कर रहा है वो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और ज्यूरिसडिक्शन भी ठीक बात है. यहाँ पे तीनों चीजें मिक्स करके सेक्शन 16 बात कर रहा है. सेक्शन 16 ये बात करता है कि जिस जगह पे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, आप वहां पे जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर इज सिचुएटेड वहां पे आप केस फाइल करेंगे. तो ए से डी लेके सेक्शन 16 का ए से डी, ए टू डी क्लॉज में जितने भी केसेस आएंगे उनको छोड़ के बाकी सभी केसेस में अरेस्ट बिफोर अटैचमेंट जो है, वो बिफोर जजमेंट जो है वो आ सकता है. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अरेस्ट बिफोर जजमेंट का एक एक्सेप्शन है ये, अ सूट ऑफ द नेचर रेफर्ड इन सेक्शन 16 क्लॉज ए टू डी. ठीक है. इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो क्या ग्राउंड्स हैं एग्जैक्टली डिफेंडेंट को अरेस्ट करने के लिए, कब कब प्लेंटिफ जो है वो अप्लाई कर सकता है. तो इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिफेंडेंट with intent to delay the plaintiff or to avoid any process of the court or to obstruct or delay the execution of any decree that may be passed against him, कि उन्हें लगता है कि वो ऐसा इंटेंशन है डिफेंडेंट का कि वो प्लेंटिफ की जो प्रोसेस है पूरा उसको डिले करने की कोशिश कर रहा है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है कोर्ट के काम को. और इसमें सिचुएशन क्या आप ये देख लीजिए, हैज एब्सकॉन्डेड और लेफ्ट द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कि या तो वो भाग चुका है लोकल लिमिट्स से या फिर वो भागने वाला है, whether he is planning or he has left already.
is about to abscond or leave the local limits of jurisdiction of the court. ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि या तो वो जा चुका है तब भी आप उसको बुला के उसको अरेस्ट जो है वहां पे आप उसका ऑपरेशन में ला सकते हो, या फिर अगर वो जाने का प्लान कर रहा है, वहां से भागने का प्लान कर रहा है फ्रॉम लोकल लिमिट्स ऑफ द jurisdiction of the court, in that case a person can be called upon under this rule, the defendant. तो ये ग्राउंड्स हैं जिनके बेस पे प्लेंटिव जो है वो अप्लाई करेगा कोर्ट को, और वो अपनी जो एप्लीकेशन वहां पे कोर्ट में सबमिट करेगा उसमें ये चीजें दिखानी जरूरी है आपको. एज अ प्लेंटिव का प्लीडर यू नीड टू कीप दिस इन माइंड दैट द पर्सन डिफेंडेंट मस्ट हैव absconded or left or is about to abscond or leave the local limits of jurisdiction of the court. अब नेक्स्ट पे आ जाइए कि किस तरीके से ये चीज की जाएगी, कि कोर्ट उसको कैसे बुलाएगा वहां पे जब डिफेंडेंट जो है उसे अरेस्ट करने के लिए प्रोसेस शुरू करना है आपको. यहाँ पे प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन फाइल की है, तो कोर्ट का क्या काम बनता है यहाँ पे वो ये बात कर रहा है यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में. That the defendant is about to leave the limits of the court. अब इस केस में आप क्या करेंगे, कोर्ट में इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट टू द डिफेंडेंट एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट टू शो कोज व्हाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी. अब यहाँ पे सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे, आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आउटराइटली अरेस्ट नहीं होता. सबसे पहले दे विल आस्क द डिफेंडेंट टू डिपॉजिट अ सिक्योरिटी, टू फर्निश अ सिक्योरिटी इन द कोर्ट टू एंश्योर हिज अपीयरेंस. और इंश्योरेंस अपीयरेंस करने के लिए उन्होंने क्या करना है, कुछ भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करा लेंगे, कुछ पैसा करा लेंगे, प्रॉपर्टी के पेपर्स करवा लेंगे, कुछ भी जो भी कोर्ट को अपने प्रैक्टिस में है इस टाइम वो कुछ भी करवा सकते हैं. और अगर फर्निश सिक्योरिटी करने में इफ डिफेंडेंट फेल्स then and then only arrest will be affected after it. So the first situation which happens here is कोर्ट उसके लिए इशू करेगा वारंट ऑफ अरेस्ट और डिफेंडेंट को बुलाएगा वहां पे कि आप आइए और बताइए कि आपको सिक्योरिटी फर्निश क्यों नहीं करनी चाहिए. और उससे वो ग्राउंड्स जो यहाँ पे हमने ग्राउंड्स देखे हैं, इन ग्राउंड्स पे कोर्ट विल एग्जामिन द फैक्ट्स कि या तो वो जा चुका है लोकल लिमिट से या जाने वाला है या फिर वो इंडिया से बाहर जाने वाला है. दिस इज द थर्ड ग्राउंड जो यहाँ पे है, that the defendant is about to leave India under circumstances. तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट. यहाँ पे मे इशू अ वारंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि कोर्ट चाहे तो वारंट भी इशू कर सकता है, और अगर कोर्ट को लगता है कि वो समन इसको इशू करके भी यहाँ पे एग्जीक्यूशन करवा सकता है इस चीज का, तो वो भी करवा सकता है. कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, उस पर डिपेंड करता है. इफ कोर्ट थिंक्स द सिचुएशन इज ग्रेव इट मे इशू अ वारंट ऑल्सो, अदरवाइज समन से भी काम करवा सकता है. What happens if the person who is defendant here and for whose arrest the application was filed by the plaintiff, if the defendant pays the security or does not pay the security, उस केस में क्या होता है, provided that the defendant shall not be arrested if he pays to the officer entrusted with the execution of warrant any sum specified in the plaintiff's claim and which is in the warrant. Such sum shall be held in deposit by the court until the suit is disposed of or until the further order of the court. इस केस में क्या होगा, जैसे आपका वारंट जो है वो इशू हुआ कोर्ट से, उस वारंट में ही ये चीज लिख दी जाती है कि अगर ये इंसान वारंट जब जिस टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है फ्रॉम थ्रू एन ऑफिसर, उस केस में कोर्ट वारंट में ही ये चीज लिख देता है कि इतना सम ऑफ मनी यू हैव टू पे इफ यू वांट टू अवॉइड द अरेस्ट. और अगर वो डिफेंडेंट जो है वो अरेस्ट के लिए जितना पैसा वारंट में लिखा है अगर वो पैसा एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर को दे देता है, उस केस में उसका अरेस्ट नहीं होगा. डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटी विल ऑपरेट एज एन अवॉइडिंग फीचर फॉर अरेस्ट. So this happens if the person pays the security which has been asked in the warrant. यहाँ तक आपको समझ में आ गया मैं क्या बात कर रही हूँ? Is it okay till now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shall I continue? Or there is some doubt in this? Slide 1 and slide 2? Fine. So this is next rule, rule 2. Rule 2 जो है ये सिक्योरिटी की बात कर रहा है कि जब डिफेंडेंट को बुलाया कोर्ट ने, when the application was filed by the plaintiff for arrest of defendant and defendant was called by the court,
to appear and to furnish security to show cause why he should not be compelled to furnish a security. In that case, where the defendant fails to show such cause, court shall order him either to deposit in court money मैम or the पीपीटी property. Yes. Yes. Fine. So जो सिक्योरिटी पे करने के लिए कोर्ट बुला रहा है उस टाइम डिफेंडेंट को, वो सिक्योरिटी डिफेंडेंट जो है वो पे करेगा कोर्ट के ऑर्डर पे. जो पहली बार जो वारंट इशू करके उसे बुलाया गया था अरेस्ट के लिए, ये उस टाइम के अरेस्ट की बात कर रहा है यहाँ पे. तो सिक्योरिटी जो है वो डिफेंडेंट को पे करना है. व्हाट हैपेंस इज वेदर डिफेंडेंट फेल्स टू शो सच कॉज, व्हिच कॉज, जो यहाँ पे वी टोल्ड हिम टू शो सच कॉज. यहाँ पे जो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो रहा है, in that warrant court asked him to show cause why he should not furnish security for his appearance, and if he fails to show such cause, the court shall order him either to deposit in court money or other property sufficient answer to claim against him, or to furnish security for his appearance at any time when called upon while the suit is pending. Make such order as it thinks fit. तो जब सिक्योरिटी पे करवाएगा डिफेंडेंट से, तो उसके लिए क्या प्रोसेस आपको यूज करना है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि प्लेंटिफ ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन दिया कोर्ट में कि दिस पर्सन इज अबाउट टू एब्सकॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन एंड ही हैज इंटेंशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द सूट, द प्रोसेस और व्हाटएवर व्हिच इज रिलेटेड टू द सूट. तो उस केस में डिफेंडेंट को कोर्ट जो है समन या वारंट इशू करेगा. अगर कोर्ट को लगता है कि ग्रेव सिचुएशन है तो वो वारंट भी इशू कर सकता है. कोर्ट को लगता है कि समन से बात हो जाएगी तो वो समन भी इशू कर सकता है. तो कोर्ट उसे इशू करेगा किस चीज के लिए, टू शो कॉज कि व्हाई ही मस्ट नॉट बी कंपेल्ड टू डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू एंश्योर हिज अपीयरेंस. अब डिफेंडेंट क्या करेगा, डिफेंडेंट आएगा वहां पे कोर्ट में अपियर होगा एंड ही विल शो द कॉज कि व्हाई he has no intention of obstructing the particular suit or maybe the particular proceeding. And in that case अगर कोर्ट सेटिस्फाई है तो वो उसे वहीं पे जाने के लिए बोल देगा, इट इज फाइन. और अगर डिफेंडेंट फेल्स टू शो सच कॉज, इन दैट सिचुएशन कोर्ट शैल ऑर्डर हिम आइदर टू डिपॉजिट इन कोर्ट मनी और अदर प्रॉपर्टी और टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस. ये दोनों चीजों में से कुछ भी कोर्ट को जो ठीक लगेगा वो कर सकता है, और मेक सच अदर ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट. तो कोर्ट को जो भी लगता है वो वैसा ऑर्डर वहां पे पास करेगा. अब यहाँ पे एक चीज इन्होंने लिख दी है नीचे कि अगर आप डिफेंडेंट की अपीयरेंस के लिए श्योरिटी जो है वो ले रहे हैं वहां पे. श्योरिटी कौन होता है यहाँ पे, आपने बेल एंड बॉन्ड्स पढ़ा है सीआरपीसी का. बेल एंड बॉन्ड्स में विद और विदाउट श्योरिटीज करके एक पूरा टर्म है जो यूज किया जाता है. विद और विदाउट श्योरिटीज सुना है किसी ने, कुछ ध्यान आ रहा है? विद और विदाउट श्योरिटी, श्योरिटी कौन होता है? Yes, ma'am. What surety? कौन होता है surety? Who is surety? Who is a surety? Ma'am, surety is a person जो surety is a person जो उसके बिहाफ पे देता है, मतलब डिफेंडेंट की बिहाफ पे करने के लिए. I guess. हाँ ठीक बात है, ठीक बोल रही हो बिल्कुल. It's basically that person. Yes. It's basically that person जो कि he makes sure that the defendant will come to the court, and if he doesn't come to the court, the person who is giving the surety will be liable to pay for him not coming. For the liability, yes, exactly. For his absence. So surety जो होता है, surety is someone who takes guarantee of someone कि defendant जो है उसका surety है. इसका मतलब defendant की इस चीज की गारंटी वो दे रहा है कि वो यहाँ पे आके appear होगा, और in case if defendant doesn't appear, in that case surety is the one who will be liable as per the decree. अगर मान लीजिए defendant की surety मैं हूँ, मैंने surety दी है यहाँ पे कि defendant will appear as and when called in the court
एंड इफ डिफेंडेंट डजंट अपीयर और डिक्री पास हो जाती है वहां पे 5 लाख रुपीज की, तो आई एम द पर्सन हु इज लायबल हियर फॉर दोस 5 लाख रुपीज। तो श्योरिटी जो होता है, एवरी श्योरिटी फॉर द अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट के लिए अगर आपने अपीयरेंस के लिए श्योरिटी लिया है, तो he shall bind himself in default of such appearance to pay any sum of money which the defendant may be ordered to pay in the suit। तो जितनी भी डिक्री पास होगी, जितने रुपए की भी, वो सारा का सारा पैसा जो है वो श्योरिटी पे करने के लिए बाउंड होगा बाद में। ये चीज ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी वाला जो रूल है, रूल 2, ये बात कर रहा है कि डिफेंडेंट फेल्स टू शो द कॉज कि व्हाई ही शुड नॉट बी कंपेल्ड टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज अ सिक्योरिटी, इन दैट केस court shall order him to deposit in the court money or other property or may be furnish security for his appearance at the time when is called upon। और इस केस में फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस की केस में श्योरिटी भी ले सकता है कोर्ट उससे। वो डिपेंड करता है कोर्ट का रूल क्या है। वो कोर्ट के रूल के हिसाब से श्योरिटी किस चीज के लायबल होगा, ये नेक्स्ट स्लाइड में है कि एवरी श्योरिटी विल बी लायबल टू पे एनी सम ऑफ मनी व्हिच द डिफेंडेंट मे बी ऑर्डर्ड टू पे इन द सूट। तो ये चीज होती है डिफेंडेंट के अरेस्ट से पहले। Now we see procedure on application by surety to be discharged। यहाँ तक हम लोगों ने ये देख लिया है कि डिफेंडेंट जो है उसे सबसे पहले कोर्ट ने वारंट इशू करके बुलाया था। उसे कहा था कि प्लीज शो द कॉज कि व्हाई वी शुड नॉट कंपेल यू टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर योर अपीयरेंस, क्योंकि हम आपको अरेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो डिफेंडेंट यहाँ पे ही हैज टू शो द कॉज कि आई डू नॉट हैव एनी इंटेंशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द जस्टिस, एंड इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड कोर्ट में इशू एन ऑर्डर कि आप जा सकते हैं, या फिर कोर्ट ये भी इशू कर सकता है दैट यू हैव टू फर्निश सिक्योरिटी। एंड सिक्योरिटी फर्निश करने के लिए आपको क्या चीज फॉलो करनी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर डिफेंडेंट फेल्स टू शो द कॉज तो कोर्ट उस केस में ऑर्डर कर सकता है कि आपको कितनी सिक्योरिटी जो है वो पे करना है। प्लस अगर आपकी पर्सनल अपीयरेंस के लिए श्योरिटी लिया है कोर्ट ने, तो श्योरिटी विल बी लायबल सेम एज डिफेंडेंट वुड हैव बीन लायबल अंडर द सूट। अब नेक्स्ट रूल 3 जो है वो ये बात करता है कि प्रोसीजर ऑन एप्लीकेशन बाय श्योरिटी टू बी डिस्चार्ज। श्योरिटी ऐसा इंसान है जिसने तो पर्सनल अपीयरेंस के लिए डिफेंडेंट के श्योरिटी दी थी, बट लेटर ऑन पर्सन इज नॉट विलिंग टू गिव द श्योरिटी ऑफ डिफेंडेंट, सो दैट मींस द पर्सन हैज टू अप्लाई। आवाज नहीं आ रही। इज इट ओके नाउ? इज इट ओके नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. रूल 3 इज टॉकिंग अबाउट कि अगर श्योरिटी को अपने आप को डिस्चार्ज करवाना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं प्लेंटिफ हूँ किसी केस में और डिफेंडेंट प्रणव है। प्रणव की श्योरिटी जो है वो राघव ने दी थी पर्सनल अपीयरेंस के लिए प्रणव की, और अब राघव की जो ऑब्लिगेशन है वो पूरी उतनी ही बनेगी जितनी प्रणव की बनती, क्योंकि यहाँ पे हमने रूल देख लिया है, ये कोड में लिखा हुआ है कि राघव उतनी रुपए के लिए यहाँ पे बाउंड होगा इन केस प्रणव डज नॉट अपीयर। जितना कि वहां पे प्रणव को देना होता है पैसा उतना ही राघव को देना होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए राघव और प्रणव की आपस में लड़ाई हो जाती है, अब राघव नहीं चाहता कि वो श्योरिटी बने उसका प्रणव का, और अब राघव कोर्ट को अप्लाई करना चाहता है कि प्लीज डिस्चार्ज मी एज श्योरिटी, आई डू नॉट वांट टू बी दिस श्योरिटी एनीमोर। तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, श्योरिटी को अप्लाई करना है कोर्ट को, एंड ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड। तो आपका जो इंटरेस्ट खराब हो रहा है ना उसके डिटेल्स। And in that case, court shall summon the defendant to appear, or if it thinks fit, may issue a warrant for his arrest in first instance। अगर कोर्ट को लगता है कि समन से बात हो जाएगी तो वो समन भी इशू कर सकता है डिफेंडेंट के लिए। जब भी श्योरिटी एप्लीकेशन देगा कोर्ट में फॉर डिस्चार्ज, तो उस केस में कोर्ट समन या वारंट इशू करेगा फॉर डिफेंडेंट, एंड देन डिफेंडेंट हैज टू अपीयर, एंड द कोर्ट शैल डायरेक्ट द श्योरिटी टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन एंड शैल कॉल अपॉन द डिफेंडेंट टू फाइंड फ्रेश सिक्योरिटी। तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, फ्रेश सिक्योरिटी फाइल करने के लिए बोलेगा जो डिफेंडेंट है उसको, अगर श्योरिटी को डिस्चार्ज करना है, और श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा जब डिफेंडेंट अपीयर हो जाएगा वहां पे। नेक्स्ट रूल जो है वो ये बात कर रहा है, रूल 4, कि वेयर डिफेंडेंट फेल्स टू फर्निश सिक्योरिटी और फाइंड फ्रेश सिक्योरिटी, व्हाट हैपेंस इन दैट केस। तो इसमें ये बात है कि वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर अंडर रूल 2 और 3, the court may commit him to civil prison
until the decision of the suit or where the decree is passed against the defendant until the decree has been satisfied. इन तीनों में से किसी भी situation के लिए. Provided that there are some limitations over civil prison under arrest before judgment, and those limitations are कि no person shall be detained. See the first point, no person shall be detained in the civil prison under this rule in any case for a longer period than 6 months. And the second situation is कि जहाँ पे 50 रुपए से ऊपर का सूट ही नहीं है, when the subject matter of the suit does not exceed 50 rupees, in that case 6 weeks से ज्यादा का civil prison नहीं होगा. Provided also that no person shall be detained in the prison under this rule after he has complied with such order. कि कोई भी इंसान जिसने फ्रेश सिक्योरिटी दे दिया था जब मांगा था उस टाइम पे, श्योरिटी वहां पे लाके कोर्ट को सप्लाई, वहां पे उनको डिपॉजिट करवा दिया था पैसा, सिक्योरिटी जितना देना था वो दे दिया था, and he was continuously complying with the orders of the court, in that case that person shall not be detained in the prison. Only and only the person will be detained in the prison if he does not comply or fails to comply with any of the order under rule 2 or 3. कि हमारा अरेस्ट कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे. अभी तक के अरेस्ट में जितना हमने पढ़ा है 4 ऑर्डर्स हैं. अभी तक में किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर हम लोग अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे आगे. मैम 3 और 4 वापस बता दो. मैम श्योर. ओके. रूल 3 जो है वो ये बात कर रहा है कि इफ समवन हु वाज अपॉइंटेड एज अ श्योरिटी, हु वाज गिवन एज अ श्योरिटी in the court by the defendant, and that person wants a valid discharge, now that person doesn't want to continue as a surety anymore of the defendant, then he has to apply to the court. Court will issue summon or warrant as it thinks fit to the person, the defendant, and the defendant will appear before the court. After appearance of the defendant, the surety will be discharged, and after that defendant has to give fresh surety as the court orders. Unless he gives the fresh security, the person defendant will not be released. That person can be committed to civil prison if he doesn't comply with the order in rule 3. And in rule 4 it talks about procedure where defendant fails to furnish security or find fresh security. In any of the cases under this order, अगर arrest के time पे defendant fails to comply with the orders under rule 2 or 3, then the person can be committed into civil prison. बस इस पे 2 चीज की limitation है. Limitations ये हैं कि the person shall not be detained under this order for a longer period than 6 months. 6 months से ज्यादा वो आप उसको detain नहीं करके रख सकते. And also there is another cap in which the subject matter of the suit does not exceed rupees 50. In that case, the civil prison cannot extend more than 6 weeks. This is what is the basic limitation behind arrest before judgment. And also they are saying if the defendant is complying with each and every order which was issued by the court, in that case that person shall not be detained in the prison. This is rule 4 and that was rule 3. Is it okay? Arrest? Any doubts regarding arrest? Okay, ma'am. Fine. अब है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट. ये यहाँ पे मैंने 2 इसलिए ऐड किए हैं कि यहाँ पे मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज का अटैचमेंट हो सकता है. अटैचमेंट यहाँ पे क्यों किया जा रहा है, यहाँ पे एक आप लॉजिक समझ लीजिए इसका. प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि अटैचमेंट क्यों किया जा रहा है. इसके पीछे रीजंस वही हैं जो हमने अरेस्ट के पीछे देखे गए. द पर्सन, द डिफेंडेंट इज about to dispose of or maybe about to remove whole or any part of the property pending the suit from the local limits of the jurisdiction of the court. कि for example मान लीजिए कि मैं plaintiff हूँ कहीं पे और defendant है तनुज किसी सूट में, और सूट अभी चल ही रहा है और तनुज जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को या तो डिस्पोज ऑफ करने में है, किसी को बेचने की प्रोसेस में है, या फिर वो अपनी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसे कोर्ट के लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन से बाहर भेजने के प्रोसेस में है. उस केस में इफ आई अप्लाई टू द कोर्ट, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, दे कैन आल्सो अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफेंडेंट हियर. So where the defendant may be called upon to furnish security for protection of property. ये सेम सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई होती है
जैसे मैंने आपको कहा था कि आउटराइटली अरेस्ट नहीं किया जाता, वैसे ही आउटराइटली अटैचमेंट नहीं किया जाता प्रॉपर्टी का. कोर्ट एट द फर्स्ट इंस्टेंस issues summon to the defendant that please furnish security or maybe show the cause why we should not compel you to furnish security for this particular cause. तो उस केस में क्या होता है, आप देखिए कि क्या ग्राउंड्स हैं डिफेंडेंट को जिसके बेस पे ये ऑर्डर इशू किया जा सकता है टू फर्निश सिक्योरिटी. वेयर एट एनी स्टेज ऑफ द सूट the court is satisfied by the affidavit or otherwise that the defendant with intent to obstruct or delay, कि defendant का intent है यहाँ पे to obstruct or delay the execution of any decree or that may be passed against him, that may be passed against him, यानी कि before judgment we are seeing this concept कि अभी judgment नहीं आया है, कोर्ट को लगता है कि वे intend to obstruct or delay some decree which may be passed in the suit. If defendant is about to dispose of the whole of the any part of the property or maybe is about to remove the whole or any part of his property from the local limits, in that case court can issue him the summon to furnish security. What happens is process क्या है यहाँ पे, अब वो देखना है हमें जो next rule में है. The court may direct the defendant within a time fixed by it either to furnish security in such sum as may be specified in the order or to produce and place the particular property at the disposal of the court. When required, the said property or the value of the same or such portion thereof as may be sufficient to satisfy the decree or to appear and to show cause why he should not furnish security. कोर्ट इसमें से कुछ भी ऑर्डर इशू कर सकता है डिफेंडेंट को वहां पे अपीयर होना है एंड ही हैज टू डिफेंड हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्डर कि उसे सिक्योरिटी क्यों ना फर्निश करवाई जाए वहां पे. In that case what happens is defendant appears before the court and he shows his intention is not in a bad faith, and if court is satisfied court may make any order regarding that effect. What happens is here देखो फर्स्ट जो हमने ये देखा रूल 5 का फर्स्ट जो सब रूल था वो ये बात कर रहा था वेयर एट एनी स्टेज ऑफ सूट तब डिफेंडेंट को ऑर्डर इशू करेगा कोर्ट अबाउट अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कि आप फर्निश सिक्योरिटी, यू हैव टू फर्निश सम सिक्योरिटी. And after that what process is followed ki court may direct the defendant to furnish security, to produce the property or maybe to appear and show cause why he should not furnish security and all of that. Here is sub rule 2 of rule 5 which says the plaintiff shall unless the court otherwise directs specify the property required to be attached. The plaintiff has to specify the property which is required to be attached, which he is requesting the court to attach in this case. And third sub rule talks about the court may also in order direct the conditional attachment of the whole or any portion of the property so specified. Conditional attachment कुछ भी हो सकता है, maybe kind of attachment, maybe the extent of attachment, maybe the time period of attachment. There can be any condition which can be put by the court over that attachment. And in the last sub rule they are saying if an order of attachment is made without complying with the provision of sub rule 1, this kind of attachment shall be void. कि अगर आपने डिफेंडेंट को पहले नोटिस इशू नहीं किया था, उसको समन इशू नहीं किया था टू फर्निश सिक्योरिटी एंड यू did not even give any chance to the defendant to appear before the court, and before that you issued the order to attach the property of the defendant, in that case that attachment shall be void. अब यहाँ पे आता है रूल 6. रूल 6 ये बात कर रहा है कि जहाँ पे डिफेंडेंट डज नॉट शो द कॉज व्हाई ही शुड नॉट फर्निश द सिक्योरिटी, व्हाट हैपेंस इन दैट केस where the defendant fails to show the cause why he should not furnish security or fails to furnish the security as required, court may order that the property specified or such portion specified may be attached. And in the second sub rule they say where the defendant shows such cause to furnish security or required security and the property specified, court shall order the attachment to be withdrawn. कि अगर कोर्ट ने अटैचमेंट कर लिया था और उस टाइम पे उसके बाद द डिफेंडेंट अपीयर्स एंड शोज दैट ही हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ रीजन बिकॉज़ ऑफ व्हिच ही कुड नॉट अपीयर, कोर्ट इसके अटैचमेंट को विथड्रॉ कर लेगा और सिक्योरिटी जो फर्निश कर रहा है डिफेंडेंट उसको डिपॉजिट करवा लेगा
और प्रॉपर्टी को रिलीज भी कर सकता है, और जो भी ऑर्डर कोर्ट को लगता है वो पास कर सकता है इसमें। रूल 7 इज टॉकिंग अबाउट मोड ऑफ मेकिंग अटैचमेंट। पहले आप ये बताइए मुझे, आपको यहाँ तक समझ में आ गया अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में? ये रूल 5, 6 and yes, 5 and 6, these two rules about grounds of मैम रूल attachment. 6 एक बार बता दीजिए। Yes, रूल 5 समझ में आ गया आप लोगों को कि ग्राउंड्स क्या है अटैचमेंट के, किस समय पे प्लेंटिफ कैन अप्लाई टू द कोर्ट फॉर अटैचमेंट ऑफ डिफेंडेंट्स प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? मैम इसमें जो लोकल लिमिट्स वो बोल रहा है, तो मैम वो क्या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होगा क्या सिर्फ? लोकल लिमिट्स मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, हाँ ऑफ कोर्स। जो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको लोकल लिमिट से बाहर तो वो भेज ही नहीं सकता ना, उसको वो अबाउट टू डिस्पोज कर सकता है। सी है, तो मैम मतलब फर्स्ट पॉइंट तो इमूवेबल के लिए और सेकंड पॉइंट मूवेबल के लिए हो गया ना मैम? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है मैम। तो ये हो गया रूल 5। रूल 6 जो है वो बात कर रहा है कि जहाँ पे डिफेंडेंट is not showing the cause or maybe fails to show the cause why he should not furnish security, in that case court को अगर लगता है कि defendant has failed to show such cause, the court may order that his property must be attached, or such portion whatever court thinks fit can be attached. And if defendant shows such cause to furnish security or required security, or maybe he